नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। उसी के लिए हम सीटेट की तैयारी स्वरूप पहले सीडीपी की कक्षाओं को देखा और अब हम हिंदी भाषा के प्रश्नों को या हिंदी भाषा के जो पेपर हुए थे उनको आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सन 2018 में हुए सीटेट के पेपर का आई नंबर का सेट हिंदी भाषा का आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें 91 से लेकर के 120 नंबर तक हिंदी भाषा के प्रश्न संकलित हैं। आइए देखते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहले आपसे एक पद्यांश पूछा गया, तो उस पद्यांश को आपके सामने रखते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। फिर उसी के आधार से अनेकों प्रश्नों को पूछा गया। पूर्व चलने के बटोही वाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बटोही अर्थात क्या होता है? राहगीर, पथिक, जो रास्ते पर चलने वाला है। तो रास्ते पर चलने के पहले बाट यानी कि रास्ते की पहचान को कर लेना चाहिए। राहगीर या पथिक, या फिर यूं कहें कि हम जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं तो उस रास्ते पर चलने से पहले हमें उस रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। यानी कि ये कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी जगह पर आपको नदी मिल जाए, पहाड़ मिल जाए और गहवर अर्थात गुफा मिल जाए। अर्थात जीवन में हम जब भी कहीं पर चलते हैं तो यदि हमने मार्ग को नहीं देखा कि मार्ग हमारा कैसा है, रास्ता कैसा है, तो यह कोई निश्चित नहीं है कि हमें कहाँ पर नदी मिल जाए, कहाँ पर गिरी यानी कि पहाड़ मिल जाए और कहाँ पर गहवर यानी कि गुफाएं मिल जाए। और है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और यह भी निश्चित नहीं है कि कब कौन सी जगह पर सुंदर बगीचे मिल जाएं या सुंदर वन मिल जाए। तो कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि इस जीवन काल में कुछ भी निश्चित नहीं है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर कब क्या होगा, कब हमें सुख मिलेगा ये भी निश्चित नहीं है, और कब दुख मिलेगा ये भी निश्चित नहीं है। इसलिए हम जिस भी मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले हैं उस मार्ग पर कदम बढ़ाने के पहले हमें अच्छे ढंग से सोच विचार कर लेना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सिर मिलेंगे। क्या कह रहे हैं कि जीवन काल में यह भी कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी कोई निश्चित नहीं है, यानी कि यह भी अनिश्चित है। और है अनिश्चित कब सुमन कब, और यह भी कोई निश्चित नहीं है कि कब सुमन यानी कि कब फूल मिल जाए और कब कंटकों के सर मिलेंगे। सर अर्थात होता है वाण। क्या होता है? वाण। तो यह भी निश्चित नहीं है कि कब कांटों के वाण मिल जाए या कांटों रूपी वाण मिल जाए। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं कि कब आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी निश्चित नहीं है, और कब आपके जीवन में फूल मिल जाए यानी कि सुख आ जाए यह भी निश्चित नहीं है, और कब कंटकों के सर मिलेंगे यानी कि कब कांटे रूपी वाण आपके सामने आ जाए यह भी कोई निश्चित नहीं है। और क्या कह रहे हैं? क्या कौन सहसा छूट जाएंगे, यहाँ पर टा होगा, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। आप कभी क्या कह रहे हैं कि कौन सहसा छूट जाएंगे, जो हमारे पास है, जो हमारे मित्र हैं या जो हमारे परिवारजन हैं। तो अचानक से, सहसा यानी क्या होता है? सहसा यानी कि अचानक। तो अचानक से कौन छूट जाएगा और मिलेंगे कौन सहसा, और अचानक से कौन मिल जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या उपलब्ध हो जाएगा।
आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी आ पड़े, कैसी भी परिस्थिति बन पड़े, तो भी रुकिएगा तू न, ऐसी आन कर ले। ऐसी आन कर ले यानी ठान ले कि चाहे जिंदगी में कैसी भी प्रकार की परिस्थिति आकर के खड़ी हो जाए, लेकिन तू रुकेगा नहीं, ऐसा अपने मन में दृढ़ता के भाव को धारण कर ले। और कह रहे हैं पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। कि राहगीर को कह रहे हैं फिर से कि इसलिए कहता हूं कि जिस भी रास्ते पर चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उस पर बढ़ने के पहले एक बार मार्ग की पहचान अवश्य कर लेना। उम्मीद है कि आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसी को आधार बना करके मैं आपके सामने प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं। 91 नंबर का प्रश्न देखिए क्या पूछा है। कविता की पंक्तियों में जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। तो कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? क्या यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? यानी कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहां क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कठिनाइयों की ओर, ऑप्शन 2 सुखों की ओर, ऑप्शन 3 अनिश्चितता की ओर, या ऑप्शन 4 साहस की ओर। बोलिए यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो भैया मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि पूरे में अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर? अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है कि कब आपको सुख मिल जाए, कब दुख मिल जाए, कब फूल मिल जाए, कब बाग बगीचे मिल जाए, या फिर कब कंटकों के सर मिल जाए। तो इन सब बातें माने जीवन में कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि कविता की पंक्तियों में अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। चलिए 92 नंबर का प्रश्न, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? कौन? सुमन और कंटक। सुमन यानी कि होता है फूल, और कंटक यानी कि होता है कांटा। तो कविता में आए हुए सुमन और कंटक यानी कि फूल और कांटे, ये किस भाव के प्रतीक हैं? ऑप्शन 1 फूल और कांटे, ये तो इनका अर्थ हो गया। बाग और वन, ऑप्शन 3 सुख और दुख, ऑप्शन 4 प्रिय और अप्रिय। बोलिए कविता में आए हुए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? बोलिए। तो फूल और कांटे तो इसका पर्यायवाची हो गया, ठीक नहीं है। बाग और वन बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सुख और दुख के प्रतीक के रूप में देखा गया है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि कविता में जो आए सुमन और कंटक, जिसका पर्यायवाची फूल और कांटा होता है, इसका वास्तविक अर्थ है या इसके माध्यम से कवि ने सुख और दुख को ही बताना चाहा है। 93 नंबर का प्रश्न, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? बोलिए आपने पढ़ा होगा, इसका अर्थ भी समझा है, तो आप ही बताएं कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन 1 हर स्थिति में साहस दिखाने की, ऑप्शन 2 पर्वतों को देखकर न डरने की, ऑप्शन 3 गहरी नदियों से न डरने की, ऑप्शन 4 हर स्थिति में आगे बढ़ने की। बोलिए कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही होगा कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। क्या लिखा था? तू ना ऐसी आन कर ले, कि भैया रुकेगा नहीं, तू ऐसी आन कर ले, यानी कि तू किसी भी परिस्थिति में रुकने वाला नहीं है, आगे ही बढ़ेगा, ऐसी दृढ़ता को अपने मन में धारण कर ले। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। हर स्थिति में आगे बढ़ने की कवि प्रेरणा आपको दे रहा है। 94 नंबर का प्रश्न, इस जीवन यात्रा में देखिए ऑप्शन 1 कुछ भी निश्चित नहीं है, बिल्कुल सही बात। सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं और सब और सुख है। क्या?
तो ना तो सभी जगह सुख है, ना सभी जगह मुश्किलें हैं यानी कि दुख है, और कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, ये बात भी गलत है। तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। चलिए अगले 95 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द नदी का, इसका समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बोलिए। नहीं पूछा है, इस नेगेटिव वर्ड को याद रखना। सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 तटनी, 2 जयमाला, 3 नद या 4 प्रवाह है। बोलिए क्या नहीं है? तटनी, जयमाला, नद या फिर प्रवाह है। बोलिए सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, प्रवाह। प्रवाह सरित का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? किसमें? अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ऑप्शन 1 ते, ऑप्शन 2 ती, ऑप्शन 3 बड़ी ती या ऑप्शन 4 ता। बोलिए अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चित में यदि आप ते लगाते हैं तो अनिश्चित ते बनेगा, ती लगाते हैं तो अनिश्चित ती बनेगा, बड़ी ती लगाते हैं तो अनिश्चित ती बनेगा। इसलिए यहाँ पर आपने एक शब्द सुना होगा अनिश्चितता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, अनिश्चितता। तो अनिश्चित शब्द में ता प्रत्यय आ सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। उसके पहले एक पैसेज आपको दिया गया है हिंदी में, उसे देखते हैं गद्यांश को। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, यानी कि खुद ही गाने बनाने लगें, गाने लग जाएं, कविताएं करने लग जाएं, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है? माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत, कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। तो कुल मिलाकर के बात यही कही गई है कि माता पिता या शिक्षक कविताओं को केवल बच्चों के पास में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि में देखना चाहते हैं, रोजमर्रा के जीवन में शामिल होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। और स्कूलों का भी यही मानना है कि शिक्षक का और शिक्षा का दायित्व है अच्छे परिणामों को हासिल करना, ना कि गीत कविताएं करना। आगे देखते हैं, दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे।
इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, जवान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो इस दूसरे पैराग्राफ में यही कह रहे हैं कि पुराना समय तो देखिए ऐसा था कि जहां ऑटोमेटिक बच्चों को इन सब के लिए समय मिल जाता था, गीत कविताएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती थी, स्वाभाविक हिस्सा बन जाती थी। लेकिन अब का दौर वैसा नहीं है। तो ये हमने इस पर गद्यांश में देखा। चलिए 97 नंबर प्रश्न इसी गद्यांश के आधार से, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे, तो गीत कविता बच्चों के जीवन में रच पच जाए, बस जाए, उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, यह माता पिता को क्यों पसंद नहीं है। देखिए ऑप्शन 1, पढ़ने लिखने में बच्चे बहुत पिछड़ सकते हैं। ऑप्शन 2, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऑप्शन 3, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। बोलिए क्या सही होगा। तो ऑप्शन 2 कि वे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, क्योंकि इससे माता पिता को लगता है कि बच्चे जैसा चाहते हैं वे वैसा बन सकेंगे, जैसा माता पिता चाहते हैं वे वैसा नहीं बन सकते। इसलिए माता पिता को लगता है कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर का प्रश्न, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है। पहले माता पिता की बात आई थी, अब स्कूलों को भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑप्शन 1, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 2, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। ऑप्शन 3, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। या ऑप्शन 4, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। बोलिए तो गीत कविता इत्यादि करना स्कूलों को भी क्यों पसंद नहीं है। तो भैया बहुत समय नष्ट होने की कोई बात नहीं, परीक्षा परिणाम देर से आने की कोई बात नहीं, सीखना कठिन काम है कोई बात नहीं, तो स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन 2, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन 3, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। या ऑप्शन 4, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। बोलिए क्या सही हो जाएगा। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भैया नहीं है की बात पूछी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, जबकि समाज में इनकी व्यापक सहमति है। एक अच्छे स्तर पर कविताओं को पूछा जाता है, उन्हें सराहा जाता है, तो समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। एक कथन एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही होगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत या कविता को किस दृष्टि से देखती है। कौन सी शिक्षा व्यवस्था गीत या कविता को किस दृष्टि से देखती है। ऑप्शन 1, बाधक के रूप में। ऑप्शन 2, साधक के रूप में। ऑप्शन 3, सहयोगी के रूप में। या ऑप्शन 4, संपूरक के रूप में। तो भैया साधक के रूप में बिल्कुल नहीं देखती। यदि साधक के रूप में देखती तो वह गीत कविताओं के लिए मना क्यों करते। सहयोगी के रूप में नहीं देखते और शिक्षा के संपूरक के रूप में भी नहीं देखते।
तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बाधक के रूप में। शिक्षा व्यवस्था गीत या कविता को बाधक के रूप में देखती है। चलिए 101 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसके आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन 1, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे। ऑप्शन 2, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ऑप्शन 3, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। या ऑप्शन 4, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो गीत कविता के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है, बोलिए। नहीं पूछा है 101 नंबर का, तो दूसरा आपका एकदम सही हो जाएगा कि इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है ना। चलिए 102 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन 1, स्वयं बच्चे। ऑप्शन 2, माता पिता। ऑप्शन 3, स्कूल। या ऑप्शन 4, शिक्षा अधिकारी। बोलिए, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? शिक्षा अधिकारी बिल्कुल नहीं, स्कूल नहीं, स्वयं बच्चे खुद फैसला लेने में उस समय आगे नहीं होते प्राथमिक स्तर पर, तो माता पिता। आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा कि माता पिता बच्चों के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। इसीलिए तो उन्हें लगता है कि यदि खेल कविता कहानी में बच्चों को लगाए रहेंगे तो वे माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न, कविताएं सुनी सुनाई जाएं, इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन 1, आकर्मक। 2, सकर्मक। 3, प्रेरणार्थक। या 4, द्विकर्मक। बोलिए, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में कौन सी क्रिया है? आकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। बोलिए। 103 नंबर का प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ये क्रिया कर्म सहित है, सकर्मक क्रिया है। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए में आपका सकर्मक ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। चलिए 104 नंबर का प्रश्न, सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा है? किसमें? सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन 1, तिक। ऑप्शन 2, कृतिक। ऑप्शन 3, इक। या ऑप्शन 4, का। बोलिए, सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? तिक, कृतिक, इक और का। बोलिए। 104 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सांस्कृतिक में इक नाम का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है सांस्कृतिक में? सांस्कृतिक में इक प्रत्यय है। चलिए 105 नंबर का प्रश्न, मंजूर का समानार्थी शब्द है। किसका? मंजूर शब्द से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1, पसंद। 2, प्रस्ताव। 3, स्वीकार। या 4, अच्छा। बोलिए, मंजूर का समानार्थी शब्द कौन सा है? पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार या अच्छा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, मंजूर करना, यानी कि स्वीकार करना। ठीक है ना, ये बात हमें मंजूर है यानी कि स्वीकार है, तो मंजूर का समानार्थी शब्द होगा स्वीकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 106 नंबर का प्रश्न, अब हिंदी भाषा की पेडागोजी आपके सामने आ रही है। 15 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं और 15 ही प्रश्न अभी बचे हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? बोलिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? ऑप्शन 1, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ऑप्शन 2, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। या ऑप्शन 4, कक्षा में लिखित आकलन। बोलिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना, ये प्राथमिक स्तर पर कारगर नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, रंगीन पाठ्य पुस्तकों के होने से क्या हो जाएगा?
लिखित आकलन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे कितना लिखित आकलन कर पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्या होगा? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी कि कक्षाओं में प्रिंटेड जो छोटा बड़ा इत्यादि होते हैं, या और भी जो पशु पक्षी इत्यादि के चित्र उनके नीचे हिंदी भाषा में, तो ऐसा एक प्रिंट समृद्ध परिवेश पूरे कक्षा में, स्कूल में चारों तरफ बनाया जाए तो बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। तो हिंदी भाषा सीखने के लिए प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। 107 नंबर का प्रश्न, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? ऑप्शन 1, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। ऑप्शन 2, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ऑप्शन 3, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। या ऑप्शन 4, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बोलिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। बोलचाल की भाषा बच्चों को आनी चाहिए। ऑप्शन 2, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये इसका निहितार्थ बिल्कुल नहीं। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर यदि रखा जाएगा तो बच्चे अच्छे ढंग से अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। किसका? बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। चलिए 108 नंबर का प्रश्न, भाषा सीखने या सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? किसको? भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन 1, संज्ञानात्मक विकास को। ऑप्शन 2, सामाजिक अंतःक्रिया को। ऑप्शन 3, दृश्य श्रव्य सामग्री को। या ऑप्शन 4, बाल साहित्य को। बोलिए, भाषा सीखने या सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, या फिर बाल साहित्य को। बोलिए, तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है वह बच्चों को भाषा सीखने या सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब बच्चा समाज के साथ में परस्पर क्रिया करेगा, अंतःक्रिया करेगा, उनके साथ संपर्क में आएगा, तो वह भाषा को सीखने सिखाने में और अच्छा होगा। 109 नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास होना चाहिए? कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ऑप्शन 2, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऑप्शन 3, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। या ऑप्शन 4, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बोलिए, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज जो रचना शक्ति है उसको बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। 110 नंबर का प्रश्न, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन 1, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ऑप्शन 2, यदि एला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? ऑप्शन 3, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या ऑप्शन 4, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? सबसे कमजोर सवाल कौन सा होगा? बोलिए। तो जो ये क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों एक प्रैक्टिकली प्रश्न है। जबकि चौथा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये तो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है।
तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे कमजोर प्रश्न तो यही होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। 111 नंबर का प्रश्न, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य कौन सा है। ऑप्शन 1 सुनना, ऑप्शन 2 अक्षर ज्ञान, ऑप्शन 3 संप्रेषण या ऑप्शन 4 लेखन। तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या होगा, तो ऑप्शन 3 होगा संप्रेषण। भाषा का सबसे उत्कृष्ट कार्य है संप्रेषण करना, यानी कि बोल चाल में उस भाषा को प्रयोग में लाना। 112 नंबर का प्रश्न, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। किसका, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बोलिए। 112 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन 1 कविता सुनना और शब्दशः लिखना, ऑप्शन 2 कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन 3 सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या ऑप्शन 4 सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। बोलिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बोलिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। कविता सुनकर के शब्दशः लिखना मुश्किल काम है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना वो भी ठीक नहीं, सुनी गई कहानी को शब्दशः बच्चा नहीं लिख सकता। तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना या सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि वह वाक्यों को, शब्दों को बार बार दोहराता है। यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि ऑप्शन 1 वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, बिल्कुल गलत। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, बिल्कुल गलत। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि वह समझ कर के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। कौन सा भाषाई व्यवहार दोहराता है, कि बच्चा किसी भी वाक्य को या शब्दों को बार बार दोहराता हुआ पढ़ता जाता है। तो यह पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि वह बच्चा समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए 114 नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन 1 बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ऑप्शन 2 भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ऑप्शन 3 भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या ऑप्शन 4 बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है, 114 नंबर का प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। अभी इस स्तर पर बच्चों की त्रुटियां नहीं देखी जाती हैं। चलिए 115 नंबर का प्रश्न, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। कौन से, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा होता है उस समय उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। ऑप्शन 1 छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या ऑप्शन 4 किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। बोलिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें बच्चे को लिखने में ज्यादा सहूलियत होगी और जो अच्छे ढंग से लिख सकता है, तो इसमें आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना यह प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का नमूना हो सकता है। 116 नंबर का प्रश्न, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बोलिए। ऑप्शन 1 बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन 2 बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ऑप्शन 3 बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या ऑप्शन 4 बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा
सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। 117 नंबर का प्रश्न, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? किससे? डिस्ग्राफिया रोग से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? यह एक अधिगम संबंधी विकार होता है। ऑप्शन 1 सुनने में, 2 बोलने में, 3 पढ़ने में या 4 लिखने में। बोलिए। तो 117 नंबर का चौथा सही हो जाएगा कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। 118 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? ऑप्शन 1 बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ऑप्शन 2 नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ऑप्शन 3 बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, या ऑप्शन 4 हिंदी भाषा को विविध कहो या अनेक रूप देने वाली रचनाएं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हिंदी भाषा को जो अनेक रूप दे सकती हो ऐसी रचनाएं प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण होती हैं। 119 नंबर का प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ऑप्शन 1 संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, ऑप्शन 2 शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, ऑप्शन 3 आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या ऑप्शन 4 भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। 120 और अंतिम प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? किसमें? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन 1 भाषा की पाठ्यपुस्तकें, ऑप्शन 2 भाषा का लिखित आकलन, ऑप्शन 3 भाषा का उपलब्ध परिवेश, या फिर ऑप्शन 4 भाषा की जटिल संरचनाएं। बोलिए क्या सही हो जाएगा? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी कि उसे अपने आसपास का वातावरण कैसे प्राप्त होता है। इस प्रकार से अभी हमने सीटेट के पेपर 1 के लिए और 2 में भी काम आ सकता है ऐसे हिंदी भाषा के गद्यांश पद्यांश, उसके व्याकरण संबंधी प्रश्न और उसके 15 पेडागोजी से संबंधित प्रश्न देखे। अब अगले सेट के प्रश्नों को मैं आगामी कक्षा में आपके सामने उपस्थित होऊंगा लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।